सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में आपने राहुल गांधी के लंदन में बयान से लेकर रघुराम राजन के हिंदू ग्रेट ऑफ ग्रोथ टिप्पणी पर और रूस यूक्रेन तक हमें काफ़ी ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपके ऐसे ही कई सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। चलिए शेखर, शुरुआत करते हैं जल्दी से। पहला जो सवाल, दो सवाल जो पहले आ रहे हैं, राहुल गांधी का जो बयान है वो काफ़ी इस हफ्ते चर्चा में रहा है, उस पर हमें कई सारे सवाल आए थे, उनमें से दो सवाल मैं ले रही हूँ। पहला सवाल जो है वो जयप्रकाश पाटिल का है। वो बोल रहे हैं कि मेरा एक सवाल राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए जाने वाले भाषण और साक्षात्कार से संबंधित है। बोल रहे हैं राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला है उसका फ़ायदा होने की जगह कांग्रेस को नुकसान होता देखा जा रहा है। उनका हर कोई प्रवक्ता आकर सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपके इस विषय में क्या विचार हैं? ऐसे वक्तव्य करके राहुल गांधी ने भाजपा को 2024 तक चलेगा इतना ज़्यादा एम्युनिशन दे दिया है, वो बोल रहे हैं। देखिए, एम्युनिशन तो दे दिया है, लेकिन मुझे ये बात नहीं लगती कि वो कुछ और भी बोलते और कुछ ना भी बोलते तो भाजपा को उससे कोई थ्रेट हो जाता। क्योंकि भाजपा इस समय बहुत आगे है कांग्रेस से। कांग्रेस इस समय भाजपा के लिए खतरा नहीं है और कांग्रेस की चुनौती भी भाजपा के लिए इतनी ज़बरदस्त नहीं है। तो वो जो उन्होंने कहा, अब ठीक है आप विदेश में जाके बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि विदेश में जाके वो सिर्फ पहले नेता नहीं है जिन्होंने अपने देश के बारे में जो क्रिटिकल बातें बोली हैं। नरेंद्र मोदी भी पहले बोल रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि एक सेशन हुआ था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, चाइना में समर डावोस बोलते थे जी। तो मुझे अब याद नहीं कि वो तियानजिन में था या डालियान में था। उनमें से एक सेशन था, मेरे ख्याल डालियान में था, जिसमें नरेंद्र मोदी भी आए थे, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के जी। और एक पैनल डिस्कशन था जिसको मैंने मॉडरेट किया वहाँ पे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी थे। तो उसमें ऑडियंस ने, किसी ने पूछा था कि भारत की सरकार के बारे में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं विदेश में आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपने देश के बारे में राजनीतिक बात नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने वहाँ ऐसा ज़रूर करेक्ट बोला था, लेकिन कुछ उन्होंने भारत के बारे में क्रिटिकल बातें भी बोली हैं बाहर। तो सब लोग जब अब भारत में बोलना, बाहर बोलना, ये इसमें एक डिस्टिंक्शन करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया में हैं। अब सारा दिन सोशल मीडिया में बकबक करते हैं, दुनिया भर देखती है उसके अंदर। तो क्या भारत में, क्या दुनिया में, सब कुछ ग्लोबलाइज्ड है, तो वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात है कुछ जो राहुल बात करते हैं, जैसे ये कहना कि आप यूरोप के देश कुछ नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के देश कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है और किसी को कहना भी नहीं चाहिए। अब आप अमेरिका की बात देखें, अमेरिका के जो एलाइज हैं उनको गिनवाता हूँ मैं आपको। टर्की उनका एलाई है, एर्डोगान नेटो का मेंबर है। देखें वो क्या क्या कर रहा है। अब आप सोचें कि वहाँ पे, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश की स्थिति कल को टर्की जैसी हो जाए, पर देखिए उन्होंने क्या हाल किया हुआ है। हंगरी ओरबान का जो है, उन्होंने LGBT के खिलाफ लॉ निकाल दिए। इतना ज़्यादा राइट विंग है, सारी अपनी डेमोक्रेसी बर्बाद कर दी है, सारा अपना मीडिया सचमुच ही खरीद लिया है, या बंद कर दिया है या अपने दोस्तों से खरीदवा दिया है। वहाँ पे स्टॉप सोरोस लॉ बना दिया है। तो यूरोप की EU के मेंबर हैं, EU का एक कोटा है कि आप इतने शरणार्थी रखेंगे, इतने इमिग्रेंट रखेंगे, उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। और EU का ये कहना है कि आप LGBT जो कम्युनिटी है उसका ध्यान रखेंगे, उसके लिए लिबरल कानून बनाएंगे। उसका बिल्कुल उल्टा कानून बना के और EU के पास केस कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे ऐसे अमेरिका के साथी हैं, उनके आगे मैं दिखाता हूँ। सऊदी अरेबिया अमेरिका के एलाई हैं। नेतन्याहू इस समय, मुझे पता है भारत में वो बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन इस समय देखिए अपनी जुडिशरी के साथ वो जो कर रहे हैं, तो मैं स्टोरीज पढ़ रहा हूँ जो इजरायली मीडिया में बहुत पढ़ता हूँ रात को ध्यान से, और दोनों तरफ के अखबार पढ़ता हूँ, लेफ्ट के भी राइट के भी। तो कि इजराइल की जो सेनाएं हैं उनमें भी चिंता हो रही है कि नेतन्याहू अपनी जुडिशरी को ऐसे अंडरमाइन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल में लेफ्ट हो या राइट हो, लेकिन और जायनिस्ट हैं वो, लेकिन वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम है
और इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे मजबूत हैं और नेतान्याहू खुद केसेस फेस कर रहे हैं, तो अब जुडिशरी को फिक्स कर दो। तो ऐसी बातें, तो अमेरिकन तो उन सबको नहीं रोक रहे हैं। तो ये सोचना कि अमेरिका आके भारत को ठीक कर देगा या यूरोप आके भारत को ठीक कर देगा, ये दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है और ये शोभा भी नहीं देता है इस बात में कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे। अरे वो क्या कर लेगा, किसी के बाप की हिम्मत है कोई यहाँ पे आके कुछ कर लेगा। जो हमारे अपने मसले हैं, हमें सब बातें ना पसंद आए, लेकिन जो पसंद नहीं आती हैं उनको, उनके खिलाफ खड़ा होना, उनको काउंटर करना, ये आपको यहाँ करना है। राहुल गांधी राजनेता हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उनको यहाँ करना है। इसका कोई उधर किसी और देश में इससे किसी को इम्प्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जी। कितने भी आर्टिकल छप जाए न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, कहीं पर भी मैं ये नहीं कहता छपने नहीं चाहिए, छपने चाहिए, ज़रूर छपने चाहिए, क्योंकि वही एक लोकतंत्र है। और हमारी भी आवाज़ें, जो लोग इस समय नाराज़ हैं, जो स्थिति है, वो सब जगह पहुंचनी चाहिए। लेकिन वो तो हैं जो ओपिनियन लीडर्स हैं और ये हैं राजनेता हैं। राजनेता को चाहिए कि यहाँ पे उसकी लड़ाई यहाँ पे है, उसकी लड़ाई वहाँ पे नहीं है अभी। शेखर, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। जेड बर्मन है इनका यूज़र नेम। ये पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने जो भी गेन्स भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कमाए थे, वो उन्हें विदेशी भूमि पर देश की आलोचना करके उन्होंने खो दिए हैं। वो बोल रहे हैं कि एक न्यूट्रल यूथ के रूप में ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है जो एक राष्ट्रीय नेता कर सकता है। देखें, इसको अब मैं तोल के तो नहीं बता सकता कि भारत जोड़ो के कितने गेन थे और इसके कितने लॉसेज हैं। तो मैं कोई इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा सोचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत राजनीति की समझ है। और वो समझ अभी ये है कि इस समय इतना ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, कि जिसको जो मानना होता है वो ही मानता है जी। तो अगर कांग्रेस पार्टी का वोटर है तो उसको भारत जोड़ो यात्रा से जोश आया होगा, कांग्रेस पार्टी वाले कार्यकर्ता को भी जोश आया होगा, और कई कांग्रेस पार्टी के वोटर ऐसे होंगे जो उदासीन हो गए होंगे, अरे यार पार्टी ने तो हारना ही है, वोट देने भी क्यों जाए। उन सबको थोड़ा सा जोश आता है। तो भारत जोड़ो यात्रा का फायदा ज्यादातर वही हुआ जो कांग्रेस पार्टी का अपना इकोसिस्टम है, उससे कोई बीजेपी का वोटर कन्वर्ट नहीं हुआ जी। मतलब मैं नहीं कहता कि एक भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इन जनरल ये बात है। ऐसे ही इससे जो नाराज़गी होगी, वो नाराज़गी होगी आमतौर पे उन लोगों में जो राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के वोटर नहीं हैं। इस समय बहुत मुश्किल है किसी भी नेता का कि जो बीच में लोग हैं, जो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, उनको जीत के लाना दूसरी तरफ। ये कहीं कहीं होता है, जैसे कि आप देखिए हिमाचल में कांग्रेस कर पाई, हालांकि फ़र्क बहुत थोड़ा था कांग्रेस में और बीजेपी में, या जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का बीजेपी के साथ नहीं था झगड़ा। तो ऐसे बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जहां नरेंद्र मोदी हैं वहां पे बीजेपी के वोटर को डिगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं नहीं समझता कि इससे इतना फ़र्क होगा। और कांग्रेस पार्टी के अपने वोटरों को, अपने वर्करों को, अपने लॉयलिस्ट्स को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो समझेंगे कि बहुत अच्छी बात है, दुनिया भर में बोल के आ रहे हैं, बात करते हैं, अंग्रेज़ लोग आके बात सुनते हैं और सवाल लोगों के लेते हैं। ये भी तो सच्चाई है ना कि राहुल गांधी सवाल भी तो ले रहे हैं। फिर लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी तो सवाल लेते ही नहीं किसी से, राहुल गांधी खड़े होकर सवाल ले रहे हैं, जो भी पूछे, और कुछ नहीं आता तो कई बार गलती भी कर जाते हैं। अगला सवाल शेखर रघुराम राजन से जुड़ा हुआ है। सोमनाथ शर्मा पूछ रहे हैं कि रघुराम राजन जी ने जो हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में बोला, तो क्या अभी का दौर फिर से 50s और 80s तक का लो ग्रोथ पीरियड बताता है? क्या इतने ढोल नगाड़े के साथ बताया हुआ इंडिया का ग्रोथ रेट सही मायने में अपने पोटेंशियल से भी कम चल रहा है? देखिए, पहले आपकी दूसरी बात मैं पहले बताता हूँ जी। इस समय भारत का ग्रोथ रेट अपनी पोटेंशियल से कम चल रहा है, और ये कम हुआ नहीं सिर्फ कोविड आने के बाद। ये कोविड के पहले साल भी 3.9% की ग्रोथ थी। तो जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया, उसकी भी एक कहानी बताऊंगा मैं आपको, उसका हिंदू मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया वो 3.5% होता था। तो 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ग्रोथ रेट हमारे यहाँ 3.9% था। बल्कि अभी हमारे एक आर्टिकल आया है शरद राघवन का, TCA शरद राघवन का, उसका लिंक आप शेयर कीजिएगा। उन्होंने उसमें प्रशंसा की है वित्त मंत्री की, कि उन्होंने पैंडेमिक के समय
जितना उनको क्रेडिट दिया गया उससे बेहतर इकोनॉमी को हैंडल किया है, क्योंकि जब बाद में रिवीजन होता है जीडीपी का 3 साल तक रिवीजन होता रहता है जैसे आंकड़े और आते हैं, तो उन रिवीजन से जो पैंडेमिक के 2 साल की जो अर्थव्यवस्था जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसमें अपवर्ड्स रिवीजन हुआ है, पॉजिटिव रिवीजन हुआ है। मतलब मान लीजिए पहले कह दिया कि इस समय आपकी इकोनॉमी 7% नीचे गिरी पैंडेमिक के साल में, जब साल पहला लॉकडाउन था, तो शायद वो 6.6 निकला है अभी, तो अपवर्ड रिवीजन हुआ है। लेकिन 2019-20 का डाउनवर्ड रिवीजन हुआ था, चाहे था वो 0.1% लेकिन फिर भी डाउनवर्ड था, उसके पहले भी कम था। तो मैं कहूँगा कि जनरली पिछले 3-4 साल में भारत की इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी। एक और मैं डेटा पॉइंट आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी गहरी बात पूछी कि पिछले 26 साल में ये घूम रहा था, मेरे पास भी आया और मैंने इसका फिर डेटा चेक किया शरद की मदद से, करेक्ट है कि पिछले 26 साल में मतलब 103 क्वार्टर्स में 103 तिमाहियों में भारत की जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ थी वो 5% से कम सिर्फ 23 बार हुई है। अच्छा, 130 क्वार्टर्स में उन 23 बारों में से 10 पिछले 4 सालों में हुए हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो घूम रहा है ये ज़रूरी है कि कोई कांग्रेस समर्थक का ही घूम रहा है, तो उसने कहा कि उसके पहले भी 7 हुए थे 2000-2003 के बीच में, जबकि वाजपेयी जी का राज था, एनडीए था। तो अगर वो देखें उसमें आप कह सकते हैं कि अरे उस टाइम तो क्योंकि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगी थी, 1999 में फिर कारगिल में हुआ, उसके बाद फिर पराक्रम शुरू हुआ, जबकि पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो लड़ाई की स्थिति हो गई, तो बड़ी अनयूजुअल स्थिति थी। अभी भी आप 2 साल कह सकते हैं कि पैंडेमिक था, लेकिन ये 4 साल में ये जो हुआ ये दिखाता है कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो डाउन हुआ है। लेकिन फिर अगर फेयरनेस की बात करें तो फेयरनेस ये भी है कि दुनिया भर की इकोनॉमिक ग्रोथ इस समय नीचे है। दुनिया भर की इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे है, इसीलिए चीन की आप देख लीजिए, चीन का जो ट्रेड है, ट्रेड चीन की इस साल के 2 महीने में 9% नीचे आई है। चीन तो ट्रेड पे ही चलता है। तो ये सब चीज़ों को मिला के देखना पड़ता है। ये देखें तो इंडिया की ग्रोथ रेट कम हुई है और लगता है कि अगले 10 साल भी वो पहले वाली 7%, 7.5%, 8% नहीं रहेगी, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ नीचे है। लेकिन उसमें ये कहना कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो 3.5% है उस पर इंडिया सेटल हो जाएगा, मैं कहूँगा ये बहुत अतिशयोक्ति बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है। ये नहीं होगा। भारत 5 और 6 के बीच में तो रहेगा और बहुत मेहनत करेगा, 0.5% बढ़ सकता है। अगर कुछ गलतियाँ करेगा तो 0.5% कम हो सकता है। और दूसरी बात है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जब कोई कहता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो लोग बहुत चिढ़ जाते हैं कि ये हिंदू धर्म को कुछ का, वो हिंदू धर्म नहीं, वो एक बहुत बड़े जाने माने एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, पढ़ाते थे राजकृष्णा, और भारत के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो आज भी हैं उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उनके विद्यार्थी रह चुके हैं। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे। तो उन्होंने एक बार देखा कि 1956 से 76 के बीच में 20 साल में एवरेज भारत का 3.5% था, और वो भारत सेटल था और वही एवरेज था। लड़ाई भी हो गई उसके अंदर सूखा भी पड़ गया, उसके अंदर हरी क्रांति भी आ गई, तो सावन हरे ना भादों सूखे, वैसे का वैसे ही चला जा रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही जैसे कि एक रिटोरिकल पॉइंट बोला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब आज आप कह सकते हैं वो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सेकुलर रेट ऑफ ग्रोथ है ना, तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक बात बन गई, कहने की बात बन गई। तो और पर सच्चाई है कि अगर रिटोरिकल बात कही तो वो चिपक भी गई। अब 3.5% की जहां बात आती है लोग कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, लेकिन उसमें हिंदुइज्म की कोई इंसल्ट नहीं थी, उसको चाहे वो नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ बोल देते। हालांकि सच्चाई है कि नेहरू जी के अंडर रेट ऑफ ग्रोथ इतना बुरा नहीं था, ये इंदिरा जी के अंडर खराब हुआ, और इंदिरा जी के 1 साल पहले खराब होना शुरू हो गया था। 1965 में लड़ाई थी, तो वो भारत का पहला साल था 1960 के बाद जब नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, 2.6% नेगेटिव थी, तो 0 के नीचे। और वो नेगेटिव होने के कारण थे क्योंकि वो 2-3 साल भारत में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी, गेहूं की कमी हो गई थी। तब हमारे यहाँ शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस बोलते थे। PL 480 में अमेरिका से हमारे पास गेहूं आया करता था जहाज भर भर के, और उसी साल लड़ाई भी हुई पाकिस्तान के साथ। 64 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, इन हार्नेस जिसे कहते हैं, जब वो प्रधानमंत्री थे। उसके
2 साल के अंदर अंदर ही शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई, 2 साल से कम में ही हो गई। तो भारत में बहुत अस्थिरता थी, तो उस समय नेगेटिव हुआ। उससे अगले साल फिर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, तो वो इंदिरा जी के समय कम रहा। नेहरू जी के समय ग्रोथ इससे बेहतर थी, 4% के ऊपर थी, मेरे ख्याल 4.5 के आसपास थी, लेकिन हमें नज़र नहीं आती क्योंकि नेहरू जी के समय भारत का जो जनसंख्या का ग्रोथ रेट था बहुत हाई था जी। लगभग 2% हर साल ऐड हो रहे थे। तो फिर औसत निकलता है पर कैपिटा, तो आपकी जीडीपी तो इतनी बढ़ गई, केक तो इतना बढ़ गया है ना, लेकिन उसको खाने वाले भी इतने बढ़ गए, तो हर किसी को छोटा स्लाइस मिलेगा, छोटा बड़ा स्लाइस नहीं मिलेगा। ये भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी जो हमें समझ आनी शुरू हुई है कि भारत कम गरीब हुआ है पहले से, ये तब से हुई है जब भारत की जनसंख्या भी बढ़नी कम हुई है पहले से। जी। और इस समय अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत की जनसंख्या करीब करीब रिप्लेसमेंट लेवल पे है। भारत का जो ओवरऑल बर्थ रेट है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं कि एक महिला अपने जीवन में 18 से 50 की उम्र में जो उसकी रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें कितने बच्चे पैदा करेगी, तो इस समय वो आप समझें कि 2.1 है, तो इसका मतलब ये नहीं क्योंकि दशमलव में बच्चे पैदा करेगा, इसका मतलब 20 महिलाएं 21 बच्चे पैदा करेंगी, तो ये करीब करीब रिप्लेसमेंट लेवल पे होता है। तो इस समय आप देखेंगे कि अगर 5% 6% भी ग्रोथ होती है तो पर कैपिटा लेवल पे लगेगा कि और बेहतर हो रही है। शेखर, अगला सवाल विशाल यादव का आ रहा है जो कि हमारे मेंबर हैं। वो थोड़ा लंबा सवाल है, पूछ रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बिकने वाले 2 बड़े अखबार हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की न्यूज़ फ्रंट पेज पर छापकर लोगों में पैनिक फैला दिया। बोल रहे हैं क्या कई बड़ी अखबार छापने से पहले डबल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है या बस ऐसे ही कोई भी वायरल वीडियो देखकर इतनी बड़ी खबर छाप देते हैं ये अखबार? क्या ये केवल मिस्टेक है या फिर प्रोसेस ही नहीं है इन अखबारों के पास? 2 और सवाल है, पूछ रहे हैं कि अब जब एक फैक्ट चेक करने वाला ये पता कर सकता है तो क्या ये बड़े अखबार ऐसा नहीं कर सकते? क्या बिहार के सीएम ऐसी किसी खबर पर रिएक्ट करने से पहले अपने सोर्सेज से वेरीफाई नहीं करवा सकते थे? इस पर रिएक्ट करने में 2 दिन कैसे लग गए बिहार के सीएम और डेप्यूटी सीएम को? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ये मायूसी की बात है कैसे हुआ है। तो मुख्यमंत्री को फ़ोन उठा के दूसरे मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। इसमें तो बीजेपी एंटी बीजेपी की बात नहीं है, दोनों विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, तो समझ नहीं आई। दूसरा, जो मीडिया में खबर आई ये बिल्कुल ही भेड़चाल हो जाती है। एक कुछ करता है, एक तो ये जो वायरल वीडियो जो होता है आजकल इतना आसान है वायरल वीडियो बनाना, कोई भी बनाता है। अब जैसे तमिलनाडु में कुछ लोगों को पकड़ा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने वायरल वीडियो वैसे बना दी है मशहूरी के लिए अपने, कि मुझे पीट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अभी तक जो स्टोरीज ग्राउंड से आई हैं ये बातें सच नहीं है। एक जगह जरूर लोगों में आपस में लड़ाई हो गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी आप देखें कि हमारी स्टोरीज भी हैं, वंदना मेनन हमारी रिपोर्टर हैं, वहाँ गई हुई हैं, अक्षय नाथ भी हैं जो तमिलनाडु में रहती हैं, उनकी स्टोरीज आप पढ़िए, कुछ लिंक्स अपूर्वा आपके साथ शेयर करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए सच्ची बात है कि ये बात नहीं है कि तमिलनाडु में या पंजाब में बिहार के लोग यूपी के बहुत जाते हैं तो वो अनवेलकम नहीं है, वो वेलकम है, क्योंकि लोगों को भी वो चाहिए ना, तभी जाते हैं, क्योंकि उनको वो नौकरियां, वो काम के लिए लोग चाहिए। उनके बिना लोगों का काम बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, खेत बंद हो जाएंगे। पंजाब में तो ऐसे भी केस हैं कि कुछ गाँव में सिख लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं कि हमारे पास जो यूपी बिहार से आते हैं, कई इसमें मुसलमान होते हैं, तो उनके लिए जैसे कहते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर, ऐसे उन्होंने वो भी किया है। तो ये जो माइग्रेटरी लेबर है ये बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत महत्व है। माइग्रेटरी लेबर के बिना जो भारत में जो आगे जा रहे हैं राज्य, उनकी ग्रोथ एकदम रुक जाएगी। जी, आपको बता दूं कि जो भी लिंक शेखर मेंशन करते हैं आर्टिकल्स, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड होती है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो भी मैं सवाल लेती हूं उनके टाइम स्टैम्प्स के साथ कि किस मिनट पे मैं कौन सा सवाल ले रही हूं, वो भी डिस्क्रिप्शन में एडेड होते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो सवाल देखकर आप अगर कुछ स्पेसिफिक सवाल का सिर्फ जवाब जानना चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए वो भी डिस्क्रिप्शन में रहता है। शेखर, अगला जो सवाल है वो एन आनंद का आ रहा है जो कि हमारे मेंबर है। वो पूछ रहे हैं कि क्या यूक्रेन बाखमत में मॉडर्न स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो कर रहा है? क्या आपको लगता है कि अल्टीमेट जो रूसी जीत होगी वो एक तरह से पिरहिक जीत की तरह होगी कि सब कुछ हार कर जीतने वाली बात होगी? देखिए, ये बाखमुत, जितना मैंने अब तक बाखमुत पे पढ़ा था
यही पढ़ा था कि वो सामरिक दृष्टि से इतना ज़रूरी नहीं है, और लेकिन अब लगता है इज्जत का सवाल बन गया है। लेकिन इज्जत के सवाल के आगे भी अब जो बोले जेलेंस्की ने अभी इंटरव्यू दिया है जैक टैपर को, मेरे ख्याल CNN में, उसमें उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम इसको हार गए, यहाँ से पीछे हट गए, तो जो जितना डोनेट्स्क में, डॉनबास में शहर हमारे पास हैं, उन सब के लिए रास्ता खुल जाएगा रूसियों के लिए। ये मैंने पहले नहीं पढ़ा था। अच्छा। अब हो सकता है वो इसलिए कह रहे हो कि उनकी जो सैनिक है वहाँ पे उनका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक एस्टिमेट है, कोई कहता है 5,000 सैनिक है यूक्रेन के, कोई कहता है 10,000 है। सच्चाई ये है कि ये जो लड़ाई हो रही है बाखमुत में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीट ग्राइंडर। अच्छा। तो बड़ा गंदा शब्द है मीट ग्राइंडर, कि वहाँ पे लोग मीट ग्राइंडर में मीट कीमा बनता है ना, तो उस तरह से, क्योंकि दोनों तरफ से लाशें बिछ रही हैं। अच्छा। क्योंकि क्लोज क्वार्टर बैटल हो रहा है और वो घुसते हैं। रशिया की भी मेन आर्मी नहीं है इसके अंदर, जो वॉगनर ग्रुप कहते हैं, वॉगनराइट्स, वो एक तरह से मर्सिनरीज हैं, भाड़े के सैनिक हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो रशिया की जेलों में थे, कैदी थे, तो उनका मौका दिया गया कि आप जाइए, लड़िए, वॉगनर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, प्राइवेट कंपनी है, प्रिगोजिन एक चलाते हैं उसको, आप प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कीजिए, लड़िए वहाँ पे जाके, 6 महीने लड़के आएंगे तो उसके बाद आपकी छुट्टी, जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो उनमें से भी बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, दोनों साइड, एक दिन आप देखेंगे यूक्रेनियन प्रोपेगेंडा आपको दिखाएगा लाशों के अंबार लगे हुए हैं, वो रशियंस के, मोस्टली वागनर आर्मी के हैं। एक बार वो दिखाएंगे यूक्रेनियंस के लाशों के अंबार लगे हुए हैं, इसलिए इसको मीट ग्राइंडर कह रहे हैं। दोनों तरफ से बहुत मौतें हो रही हैं। अब एक सोचना ये भी है कि देखिए रूस तो इतना बड़ा है, यूक्रेन क्या इतनी कैजुअलिटीज़ ले सकता है? क्या उसको इज्जत का सवाल बना के यहाँ पे लड़ना चाहिए या उसको टैक्टिकली विड्रॉ करना चाहिए? इस पे डिबेट हो रही थी, उसके ऊपर जेलेंस्की ने कह दिया कोई छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तो अब लगता है कि यहाँ बाखमुत में ये चलता रहेगा। और देखिए, स्कॉट्स अर्थ तो यूक्रेन में हर जगह हो रहा है। आप मारियोपोल देखिए, मारियोपोल जो रशिया ने कब्जा किया, वहाँ काफ़ी दिन लड़ाई हुई थी। वहाँ एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट है, उसकी बेसमेंट में लोग लड़ते रहे थे बहुत दिन, जो उनकी अज़ोव बटालियन कहते थे। तो वहाँ भी, उस शहर में भी सिर्फ खंडर ही खंडर बचे हैं। बल्कि कई फोटोज़ आ रही हैं जो आपको कंपैरिजन दिखा रही हैं, एक तरफ हिरोशिमा या नागासाकी और एक तरफ कोई शहर जैसे बाखमुत के कोई पास का शहर है। वो बाखमुत के पास का जो शहर है उसकी हालत और भी ज़्यादा खस्ता है, क्योंकि वहाँ इतनी शेलिंग हुई है और आजकल की मॉडर्न आर्टिलरी बहुत डिस्ट्रक्टिव है। तो ये स्कॉट्स अर्थ तो जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पे हो ही रही है यूक्रेन में। अगला सवाल गौरव दीवान का है, जो कि हमारे मेंबर है। इस बात पे आप सभी को याद दिला दूं कि आप भी हमारे मेंबर, यूट्यूब के मेंबर ज़रूर बने। इसके कई फ़ायदे होते हैं, जिसमें से एक फ़ायदा मैंने आपको कई दिनों से याद नहीं दिलाया, वो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स के सवाल शेखर तक पहुंचाती हूँ। तो अगर आप हमारे मेंबर बन जाएंगे तो कई चांस बढ़ जाएगा आपके सवाल इस शो पे फीचर होने का। शेखर, सब अभी गौरव दीवान का जो सवाल आ रहा है, पूछ रहे हैं कि आपके अनुभव और जियोपॉलिटिक्स की समझ के आधार पर आपके हिसाब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के संभावित अंत क्या है? नागरिक कब प्री कोविड टाइम्स की सामान्य स्थिति की वापसी की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, दूसरी बात तो आपको पहले बताऊंगा, अब प्री कोविड टाइम तो आ ही गया है, अब सामान्य स्थिति है। अभी कोई बहुत भीड़ में जाए, मैं भी कभी कभी जब जाता हूँ कहीं ट्रैवल में या कोई बहुत भीड़ में जाता हूँ तो जेब में एक मास्क ले जाता हूँ, कभी कभी पहनता हूँ, लेकिन आमतौर पर कोई पहनता नहीं उसको अभी। तो स्थिति तो अब सामान्य आई गई है। सबने होली खेली, सबने दिवाली मनाई, सब शादी ब्याह में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ अब ऐसा है नहीं। सो कॉन्फ्लिक्ट का एंड देखिए, अब ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सच्चाई हम सब जानते हैं कि दुनिया में जहाँ भी लड़ाई हो, पिछले कितने दशकों में जो भी लड़ाई हो, वो तभी होती है जब बातचीत में समझौता हो जाए। अगर हम कहें कि अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया, वो हारा, लेकिन वो भी दोहा में समझौता होने के बाद। वहाँ पे कितनी टॉक्स हुई तालिबान की, अमेरिकन की, उसके बाद। तो अल्टीमेटली हर चीज़ में आपको बातचीत में बैठना पड़ता है और उसके बाद कुछ समझौता होता है। जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जब तक बातचीत शुरू होगी तब तक मैं अपने लिए कितना फेवरेबल सिचुएशन, बार्गेनिंग सिचुएशन बना लूँ। चलिए, आज का हमारा एपिसोड इसी बात पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको शो पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको और आपको शुभकामनाएं।